Hello everybody, I welcome you all to this wonderful platform of Foundation Agri classes. If you want to download the notes of this lecture, you can get that from our app, and the link of our app is given in the description of this video. So let's proceed further. Our today's topic is agrometrology and this is lecture 2 of agrometrology. हमने फर्स्ट लेक्चर में एग्रोमेट्रोलॉजी का डिफिनीसन देख लिया है, उसके बाद हमने वेदर और क्लाइमेट को समझा है, फिर हमने एटमॉस्फेयर के बारे में देखा, उसके कंपोनेंट्स को देखा, उसके कंस्टिट्यूएंट्स, उसके कंपोजिशन को देखा, देन हमने फिर सोलर रेडिएशन को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम लेक्चर 2 में टेम्परेचर और उसके फर्दर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर है क्या। टेम्परेचर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ वेदर है। वेरिएबल मतलब समझ रहे हो ना, चेंज होते रहता है, जो कांस्टेंट नहीं होता है। टेम्परेचर वेदर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल होता है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस एसआई यूनिट का हम यूज़ करते हैं वो एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। जनरली आप लोगों को लगता होगा कि सेल्सियस में मेज़र करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, बट एसआई यूनिट की अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो वो केल्विन है और ये केल्विन होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है टेम्परेचर के लिए वो है सेल्सियस। सेल्सियस में आपको क्या ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि आइस को आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रखिएगा तो वो मेल्ट होने लगेगा। उससे पीछे अगर टेम्परेचर माइनस में गया तो वो आइस बनने लगेगा और प्लस में आया तो वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा। और वैसे ही अगर वाटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे रखिएगा तो वो बॉयल होने लगेगा, यानी कि गैसियस फॉर्म में आने लगेगा। अब एक फार्मूला आता है, अगर आपको टेम्परेचर दे दिया गया फ़ारेनहाइट में और आपको उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फार्मूला है F-32 × 5/9। ये ध्यान रखिएगा, पहले भी पढ़ा होगा आपने, F-32 × 5/9। वैसे ही फ़ारेनहाइट में आपको क्या ध्यान रखना है, सेम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस, ये लिख दिया डिग्री सेल्सियस × 9/5 और प्लस करते हैं ओवरऑल 32 को। डिग्री सेल्सियस × 9/5 और प्लस करते हैं उसमें 32 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को तो देख लिया, अब हम देखेंगे केल्विन। केल्विन जो है इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूनिट। एट 0 केल्विन नो एक्टिविटीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ ऑब्जर्व्ड। 0 केल्विन पे अगर कोई सबस्टांस है तो उसमें कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे भी मूवमेंट नहीं होगा। जनरली कोई भी पार्टिकल आपके अगल बगल में रखा हुआ है तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, बट जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो बिल्कुल सारे मूवमेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के सीज हो जाते हैं। और अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 273 डिग्री केल्विन। इसका सिंपल मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन। और वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 373 डिग्री केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखेंगे और इसके लिए फार्मूला जो यूज़ होता है वो बड़ा सिंपल होता है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस में जो भी वैल्यू है उसमें 273 ऐड कर देना है तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डेफिनेटली पूछा ही जाता है बहुत बार, कि कौन सा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है, तो होता है -40। -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे -40 पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। आगे बढ़ेंगे हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कार्डिनल टेम्परेचर। ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये आपको पता होगा कि किसी भी प्लांट के किसी भी एक्टिव ग्रोथ के लिए वो जनरली जो टेम्परेचर माना जाता है, अच्छा, वो 5 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। इसी के अंदर उसका ग्रोथ होगा। और 40 से एक्सीड करता है तो नॉर्मल सिचुएशंस में कमर्शियल क्रॉप्स का ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है, हैम्पर होता है ग्रोथ। और अगर 5 डिग्री से नीचे गया तब भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। कार्डिनल टेम्परेचर कहते हैं कि इसको डेफिनेशन तो दिया है आपके लिए, आप पढ़ लेना। समझने के लिए हमने लिखा है कि कोई भी प्लांट अगर है तो उसके किसी भी ग्रोथ फेज की अगर आप बात करें तो एक टेम्परेचर रेंज होता है, उसी टेम्परेचर रेंज में उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छे से होता है। तो उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। उसमें 3 चीज़ आता है, 3 रिक्वायरमेंट्स है। एक तो होता है मिनिमम टेम्परेचर,
एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इन तीनों टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है बिलो विच इनसफिशियंट हीट हो जाता है प्लांट के अंदर। अगर मिनिमम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर गया तो प्लांट के अंदर जो हीट है वो इनसफिशियंट हो जाएगा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो मिनिमम टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर जाने पे प्लांट में प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। वह अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। इस टेम्परेचर पे रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑप्टिमम होती है। ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम या फिर जितना डिज़ायर्ड है उतना। और एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर वह टेम्परेचर है कि मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा होने पे ग्रोथ सीज हो जाएगा। जैसे 0 केल्विन पे भी ग्रोथ सीज होता है तो वो डेफिनेटली मिनिमम टेम्परेचर हो गया। तो ये आपने मैक्सिमम, मिनिमम और ऑप्टिमम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब याद कर लेंगे 2 पॉइंट। ये देखिए, कार्डिनल टेम्परेचर फॉर कूल सीजन क्रॉप कितना होता है और कार्डिनल टेम्परेचर फॉर वार्म सीजन क्रॉप कितना होता है। तो कूल सीजन में कार्डिनल टेम्परेचर के हम तीनों पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो कूल सीजन क्रॉप जो है उनमें मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस उनको मिनिमम चाहिए। उससे अगर टेम्परेचर कम गया तो प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है वो टेम्परेचर हो गया 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम टेम्परेचर जिससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए वो होता है 31 से 37 डिग्री सेल्सियस। ये आप ज़रा ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है इससे। और अगर हम इसी तरह से वार्म सीजन क्रॉप्स की बात करें तो उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि वो वार्म लविंग प्लांट्स हैं। तो 15 to 18 डिग्री सेल्सियस होता है मिनिमम टेम्परेचर, 31 to 37 डिग्री सेल्सियस होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और 44 to 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। 44 to 50 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। बट एक बात आप ध्यान रखेंगे कि कार्डिनल टेम्परेचर जो है ना, ये डिफरेंट क्रॉप्स के लिए यहाँ हम रेंज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। एक आप यहाँ नोट डाल के लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, कार्डिनल टेम्परेचर जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। कार्डिनल टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, इसलिए यहाँ रेंज लिखा हुआ है कूल सीजन क्रॉप के लिए, वार्म सीजन क्रॉप के लिए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रोइंग डिग्री डेज। ग्रोइंग डिग्री डेज, ग्रोइंग डिग्री डेज के लिए टर्म यूज किया जाता है हीट यूनिट, हीट यूनिट या फिर थर्मल यूनिट। पता चले ग्रोइंग डिग्री डेज का डेफिनेशन तो पता है, बट थर्मल यूनिट और हीट यूनिट बोलते हैं यही नहीं पता है तो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। ग्रोइंग डिग्री डेज जो है ये एक हीट इंडेक्स है। ग्रोइंग डिग्री डेज इज़ अ हीट इंडेक्स जिसका यूज़ किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्रॉप का मैच्योरिटी कब आएगा। ग्रोइंग डिग्री डेज इज़ ए हीट यूनिट विच इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट व्हेन द क्रॉप विल अटेन इट्स मैच्योरिटी। और ग्रोइंग डिग्री डेज का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि टेम्परेचर का लीनियर रिलेशनशिप होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ते जाता है, रैपिड होते जाता है। समझ रहे हैं? ये ग्रोइंग डिग्री डेज या फिर थर्मल यूनिट का है एक हीट इंडेक्स है जिसका यूज़ किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्रॉप में कब मैच्योरिटी आएगी, यानी कि कब हम इस क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे। तो डिफरेंट डे टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर पूरे डे का कांस्टेंट तो होता नहीं, और वो भी थ्रू आउट द सीज़न अलग अलग दिन का अलग अलग टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर होता ही है ना। डिफरेंट डे टेम्परेचर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ग्रोइंग डिग्री डेज के हिसाब से डिफरेंट ग्रोथ रेट भी होगा, डिफरेंट ग्रोथ रेट भी होगा प्लांट का, क्योंकि ये टेम्परेचर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लीनियर रिलेशनशिप है। तो इस वजह से हम सिर्फ कैलेंडर देख के प्रिडिक्ट करें कि कब प्लांट में मैच्योरिटी आने वाली है तो वो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कब मैच्योरिटी आएगी? उसका बेस्ट मेथड है ग्रोइंग डिग्री डेज के कॉन्सेप्ट का यूज करना। जैसे मान लो क्रॉप के लिए एक टेम्परेचर सेट कर दिया गया कि एवरेज टेम्परेचर इसका 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 तो बहुत बोल दिया मैंने, 25 डिग्री सेल्सियस मान लो होता है। तो अगर एक दिन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो आया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 25 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, तो हम असाइन करेंगे 2 ग्रोइंग डे यूनिट, यानी हीट यूनिट 2 एक्स्ट्रा दे देंगे, या फिर ग्रोइंग डिग्री डेज उसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। उतना डिटेल में नहीं जानना, बस ये डिफिनीसन टाइप में याद रख लो, आएगा भी तो 2 मार्क्स में आएगा कि ग्रोइंग डिग्री डेज होता क्या है। और इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट आता है बेस टेम्परेचर का।
बेस टेम्परेचर क्या है? वह लोएस्ट टेम्परेचर है जिसके नीचे जाने पे ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर इज दैट लोएस्ट टेम्परेचर बिलो विच द ग्रोथ स्टॉप्स और स्लोज। तो बेस टेम्परेचर कुछ क्रॉप का एग्जांपल आप ध्यान रख लेंगे, 4-5, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ हम उसको लिख देते हैं, जैसे वीट के लिए बेस टेम्परेचर होता है 4.5 डिग्री सेल्सियस। राइस के लिए बेस टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस। मेज के लिए बेस टेम्परेचर होता है 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। और लाइक सेम फॉर सॉर्गम के लिए भी बेस टेम्परेचर होता है 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बार्ली की बात करें, बार्ली का बेस टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। शुगर केन का बेस टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस। और ग्राउंडनट का भी ध्यान रख लो, ग्राउंडनट का है 16 डिग्री सेल्सियस। ये देखो याद करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वीट का और बार्ली का आप लोग 4.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरह से राइस, मेज और सॉर्गम तीनों का 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रहेगा ये हमेशा। और ये 16 और 18 है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पाँचों हैं, वीट, राइस, मेज, सॉर्गम, बार्ले। याद हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी आपको दे दिया था लिख के, उसके नोट्स में आप जाएंगे तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है कि ओवरऑल इस पूरे सब्जेक्ट में आप कितने इंस्ट्रूमेंट्स का याद करेंगे, उसका क्या फंक्शन है, वो कितनी हाइट पे लगाया जाता है, सब कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इस स्लाइड में वही लिखा हुआ है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मेनली टेम्परेचर को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम थर्मोमीटर हमने समझाया भी था आपको लेक्चर 1 में, मिनिमम थर्मोमीटर क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, कब इसको यूज़ किया जाता है और इसमें कौन सा फिलामेंट यूज़ किया जाता है, सब चीज़ बताए थे हमने। सॉइल थर्मोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टोर्स, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इन सब का हमने यूज़ डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। लैप्स रेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज़, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। बड़ा सिंपल सा डिफिनीसन है, वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज़ या फिर ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज लैप्स रेट। तो यहाँ डिफिनीसन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहाँ ये डाटा इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 1 किलोमीटर जैसे ही ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर में। जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर गए 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर में। ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट। एक टर्म आता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब ये क्या चीज़ है? रेट एट विच द टेम्परेचर चेंजेस एज एयर राइजेज और फॉल्स इज कॉल्ड एडियाबेटिक लैप्स रेट। रेट एट विच टेम्परेचर चेंजेस एज एयर राइज और फॉल, समझ रहे हो ना? यहाँ हम ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट में भी डिफिनीसन से ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना होता है। ये डाटा आप याद रखेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एयर 10 डिग्री सेल्सियस राइज लाता है टेम्परेचर में अपने मूवमेंट की वजह से। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइसोथर्म। नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मीन्स सेम होता है, जब कोई चेंज नहीं हो टेम्परेचर में, एल्टीट्यूड के चेंज होने से, यानी कि ऊपर नीचे जाने से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड आइसोथर्म। और एक कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब भी होता है उल्टा। टेम्परेचर इन्वर्जन इज जस्ट अपोजिट ऑफ लैप्स रेट। लैप्स रेट में क्या होता है? डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर ऊपर जाने पे, ऊपर जा रहे हैं हम तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये है लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम जब ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अगर आपने लेक्चर 1 ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि कहाँ टेम्परेचर टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कहाँ का मतलब कि एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, कहाँ टेम्परेचर ऊपर जाने पे डिक्रीज होता है, कहाँ टेम्परेचर ऊपर जाने पे इंक्रीज होता है। तो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है गो एंड वॉच इट। अगला कॉन्सेप्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कि होता क्या है? सबसे पहले एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है उसे ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल है, याद रखना है आपको।
और प्रेशर सी लेवल पे कितना होता है, 1 बार होता है। 1 बार का मतलब 0.98 ATM। 1 बार का मतलब होता है 0.98 ATM। ये अगर कैलकुलेशन पूछा गया, जो कि पूछा नहीं जाएगा उसके लिए है, बट फिर भी आपको ये डाटा याद होना चाहिए। सी लेवल पे कितना प्रेशर होता है, 0.98 ATM। और 0.98 ATM में कितना मिली बार्स होता है, 1013 मिली बार्स होता है 0.98 ATM में। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर डिक्रीज़ होता है अगर हम एल्टीट्यूड को इंक्रीज़ करेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, यानी एल्टीट्यूड और टेम्परेचर इंक्रीज के साथ प्रेशर डिक्रीज़ होता है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी कहते किसको हैं। ह्यूमिडिटी है वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सिंपल, वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितना वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब अगर किसी को ये भी नहीं पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है, फिर तो गलत बात है दोस्त, इसका मतलब आपने लेक्चर 1 नहीं देखा। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी कितने तरह का होता है। 3 तरह का होता है। सबसे पहला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और तीसरा टाइप कौन सा है ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तीनों का डिफिनीशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो डिफिनीशन के लिए आपको अलग से डिफिनीशन याद नहीं करना है, जो उसका फॉर्मूला है वही डिफिनीशन होता है। जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की हम बात करें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट सबसे पहले देख लो। यूनिट इसका होता है ग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका फॉर्मूला अगर लिखोगे तो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर वेपर, वेट ऑफ वाटर वेपर, वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब यूनिट लिख ही चुके हो तो वेट ऑफ वाटर वेपर किस में लेंगे, ग्राम में, और एयर का वॉल्यूम किस में लेंगे, मीटर क्यूब में। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये वेट ऑफ वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर का रेशियो होता है। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर केजी। यूनिट क्या होगा, ग्राम पर केजी। इसका भी डेफिनेशन अलग से याद नहीं करना है, फॉर्मूला जो लिखोगे वही डेफिनेशन भी हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर वेपर, वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एयर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो वेट ऑफ एयर ले रहे हो ना, उसमें इंक्लूडेड होगा वाटर वेपर का भी वेट, इंक्लूडिंग वेट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि पूरे एयर का वाटर वेपर के साथ जो वेट है उसको हम लेते हैं, और वाटर वेपर के वेट को हम ग्राम में लेंगे, वो यूनिट से आपको पता चल गया, और एयर के वेट को केजी में लेंगे। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर एंड द वेट ऑफ एयर। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाता है। उसी तरह से हम देखें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या है, कुछ नहीं है, इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अपॉन वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब क्या, मैक्सिमम लेवल। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड द वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर इट्स सैचुरेशन। फॉर्मूला में इंटू 100 भी आता है क्योंकि परसेंटेज में लिख रहा हो दोस्त। यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है, इसमें से कौन सा प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, यूज़फुल फॉर क्रॉप ग्रोथ,
और कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए क्रॉप ग्रोथ के लिए? 60 to 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ कंसिडर्ड एज ऑप्टिमम फॉर प्लांट ग्रोथ। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का कोई यूज़ नहीं है प्लांट ग्रोथ में, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ। इसमें भी वही होगा, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ। बढ़िया है, क्योंकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना है उससे मतलब ही नहीं है, हमको देखना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ऑप्टिमम लेवल से तो उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे ताकि प्लांट का ग्रोथ बढ़िया से हो सके। तो प्लांट ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। 3 तरह की ह्यूमिडिटी होती है, तीनों का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, तीनों का यूनिट, तीनों का फॉर्मूला, बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगला टॉपिक है अपना प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का बड़ा सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा फॉलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ condensed moisture, falling of any type of condensed moisture on ground surface या फिर अर्थ सरफेस। फॉलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ कंडेंस्ड मॉइस्चर ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और जनरली प्रेसिपिटेशन में हम फॉग, ड्यू और फ्रॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, उसके अलावा बाकी सबको प्रेसिपिटेशन में कंसीडर किया जाता है। ऐसा बहुत सारे बुक में मेंशन है, बहुत जगह नहीं भी है। तो प्रेसिपिटेशन के कुछ फॉर्म्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे रेन किसको बोलेंगे? किसी भी फॉर्म में वो वाटर ग्राउंड सरफेस पे आ रहा है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, बट उस प्रेसिपिटेशन के अलग अलग नाम दिए गए हैं। कब उसको रेन बोलेंगे? जब वाटर ड्रॉपलेट का साइज़ 0.5 से 4 mm के बीच में हो तो उसको रेन बोलेंगे। ड्रीजल कब बोलेंगे? जब लेस देन 0.5 mm हो तो उसको ड्रीजल बोलेंगे, फिर रेन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। फॉग हम कब बोलेंगे? फॉग बोलते हैं जब थिन क्लाउड आ जाता है वेरिंग साइज़ के, यानी कि 1 से 50 माइक्रोन के क्लाउड्स बन जाते हैं एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ कॉल्ड योर फॉग। और मिस्ट क्या होता है? धुंध, वेरी थिन फॉग। इसमें ड्रॉपलेट का साइज़ क्या होता है? 50 to 150 माइक्रोन होता है। 50 to 150 माइक्रोन है अगर ड्रॉपलेट का साइज़, उसको हम मिस्ट बोलेंगे। 1 to 50 माइक्रोन है तो उसको फॉग बोलेंगे। 0.5 माइक्रोन से कम, 0.5 मिलीमीटर से कम है तो उसको ड्रिजल बोलेंगे, और 0.5 से 4 mm तक है तो उसको रेन बोलेंगे। फ्रॉस्ट किसको बोलते हैं? फ्रॉस्ट बहुत ही सिंपल है, ये सीधे फेदरी डिपॉजिट ऑफ आइस है। फ्रॉस्ट इज़ फेदरी डिपॉजिट ऑफ आइस। स्नो क्या होता है? आइस क्रिस्टल होते हैं जो कि सब्लिमेशन से बनते हैं। स्नो क्या है? आइस क्रिस्टल है। ड्यू किसको बोलते हैं? मॉइस्चर कंडेंस्ड इन स्मॉल ड्रॉपलेट अपॉन कूल्ड सरफेस, उसे ही हम ड्यू बोलते हैं। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से मॉइस्चर जो है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वो कंडेंस हो जाता है। ड्यू एग्जांपल आप देख सकते हो, फ्रिज से एक बोतल निकाल के रखो, उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, वो अंदर का पानी थोड़ी ही, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर ही, टेम्परेचर वहाँ कम होने की वजह से कंडेंस हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट ग्रोथ। टेम्परेचर का इफेक्ट कहाँ? प्लांट ग्रोथ पे। तो सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट आता है इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है? इवेपोट्रांसपिरेशन एक बायोफिजिकल प्रोसेस है, और इसमें होता है क्या है? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को कंबाइन कर दो, यानी कि सॉइल से जो इवेपोरेशन हो रहा है और प्लांट सरफेस से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोट्रांसपिरेशन। दूसरे इफेक्ट में आता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड वेजिटेशन व्हेन सॉइल इज़ फुल्ली कवर्ड, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। प्लांट पे इम्पैक्ट जो आता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रीजिंग और फ्रोस्ट इंजरी। फ्रीजिंग या फिर फ्रोस्ट इंजरी किसको बोलते हैं? ये होता है प्लांट डैमेज, प्लांट में डेफिनेटली डैमेज की ही बात कर रहे हैं हम, ड्यू टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कब? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाए तो उसको हम बोलते हैं, ये यहाँ 0 नहीं, ये डिग्री सेल्सियस है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, इसको इग्नोर करो। 0 डिग्री सेल्सियस से जब कब टेम्परेचर चला जाएगा तो उस टाइम पे जो इंजरी होगी उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर फ्रोस्ट इंजरी। चिलिंग इंजरी कब होती है? जब टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, क्योंकि कूल सीज़न क्रॉप अगर नहीं है, वार्म सीज़न है, कूल सीज़न में तो चिलिंग इंजरी नहीं होगी 0 से 4, क्योंकि उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना था? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस था। बट वार्म सीज़न क्रॉप में तो चिलिंग इंजरी हो जाएगी ना 0 डिग्री सेल्सियस अगर गया टेम्परेचर तो।
अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस है तो चिलिंग इंजरी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है तो फ्रीजिंग इंजरी होगी। फ्रोस्ट डैमेज क्या होता है? फ्रोस्ट डैमेज, ये बात करते हैं हम क्रॉप कैनोपी की। क्रॉप कैनोपी में जब टेम्परेचर कम हो जाता है अर्थ के रेडिएशन की वजह से, तो उससे जो डैमेज होता है उसको हम बोलते हैं फ्रोस्ट डैमेज। ये हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो कि फ्रीजिंग इंजरी क्या होता है, दूसरा है चिलिंग इंजरी क्या होता है, तीसरा है फ्रॉस्ट डैमेज क्या होता है, 2 और देखेंगे हम, हैविंग क्या होता है और सफोकेशन क्या होता है। और फिर ये 5 मेन है, प्लांट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है प्लांट पे। बड़ा क्लियर डेफिनेशन है, लिफ्टिंग अप ऑफ प्लांट अलॉन्ग विथ सॉइल बिकॉज ऑफ आइस क्रिस्टल्स, यानी कि आइस क्रिस्टल्स की वजह से प्लांट अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हैविंग। हैविंग को अगर समझना चाहो तो इस तरह से समझ सकते हो कि जब प्लांट को पुल करोगे, प्लांट पुल्ड आउट, पुल्ड आउट, प्लांट को जब हम बाहर निकालेंगे तो रूट में हमें आइस क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। रूट्स हैव आइस क्रिस्टल्स, तो आइस क्रिस्टल्स तो अवेलेबल फॉर्म है नहीं प्लांट के लिए वाटर का, तो प्लांट में डैमेज ही होगा। उसी डैमेज को हम बोलते हैं हैविंग, HEAVING, हैविंग। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सफोकेशन। सफोकेशन क्या है इसमें? जब सॉइल सरफेस जो है वो आइस और स्नो से कवर हो जाता है, यानी कि आइस और स्नो का एक लेयर बन जाता है सॉइल सरफेस के ऊपर, तो इस लेयर की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन इंटर नहीं कर पाता है प्लांट में, आई मीन सॉइल के थ्रू। सॉइल में ऑक्सीजन इंटर नहीं कर पाएगा और क्रॉप को सफ़र करना पड़ेगा, क्रॉप के रूट्स के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड सफोकेशन। बड़ा सिंपल है कि सॉइल के ऊपर आइस या फिर स्नो का एक लेयर बन जाता है, जिस वजह से प्लांट को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है और प्लांट को सफ़र करना पड़ता है, इस वजह से टर्म का यूज़ किया जाता है सफोकेशन। अब हमने फ्रॉस्ट डैमेज जो पढ़ा था उसको मैनेज कैसे करेंगे? सबसे पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ करोगे तो फ्रॉस्ट डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा है हम ग्रोइंग सीजन और टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो जनवरी में मेनली फ्रॉस्ट डैमेज होता है, तो हम इस तरह से एडजस्ट करें कि उसका जो भी जो भी प्लांट का स्टेज है जो कि फ्रॉस्ट डैमेज के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है, वो जनवरी में आए ही ना, उससे थोड़ा पहले आए या थोड़ा बाद में आए। फॉग या फिर स्मोक का यूज़ करना बड़ा ही कॉमन है फ्रॉस्ट डैमेज को रोकने के लिए। और सबसे अच्छा तो है कि रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज़ कर लो, सबसे बेहतर, सबसे सिंपल। तो आज का अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉनसून क्या होता है और उसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और इस लेक्चर का नोट्स डाउनलोड करना है तो आपको पता है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, और वहाँ आपको यह नोट्स मिल जाएगा। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।